हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिस्ट्री का 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 वीवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ओके, पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि कैसे इंडिया के बुनकर और आयरन स्मेल्टर जो इंडिया में थे, कैसे धीरे धीरे वो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्रीज शुरुआत की तो कैसे धीरे धीरे वो डाउन होता चला गया था। ठीक है, मतलब उनका जो वर्क था यहाँ पर वीवर्स का, बुनकर्स का और इंडियन आयरन स्मेल्टर थे, उनका कैसे धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले गए थे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग एरिया में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग टाइप के जुलाहे, मोमिन, तांती जो वेस्ट बंगाल की हुआ करते थे, और जो साउथ इंडिया में काईकुलार और सलियार टाइप के जो लोग यानी कि जो वीवर्स होते थे वो ख़त्म होते चले गए। और हमने आयरन स्मेल्टर में अगारिया पीपल्स की भी बात की थी। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट लगभग ख़त्म होता जा रहा था। ये फर्स्ट पार्ट में हमने सूरत पोर्ट के बारे में बात की, और धीरे धीरे हमने ये भी देखा कि यूरोप में इंग्लैंड कैसे बहुत बड़े लेवल पे जो है एक तरह से सबसे बड़ी वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। ये हमने टाइटल पिछली बार हमने फर्स्ट वीडियो में 1850 के आसपास देखा था कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड की वर्कशॉप वो बन गया था। ओके, पिछले 1 पार्ट में हमने ये भी देखा कि किस तरह से इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट में एक अलग ही पोजीशन, एक बेहतरीन पोजीशन रखता था अपने फाइन कॉटन क्लॉथ के लिए, फाइन टाइप की वर्कर जो कारीगरी के लिए, और पाटोला वीवर्स जो कि 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में बहुत ही फेमस रहे हैं। अहमदाबाद और पाटन के आसपास बनाने वाले लोग जो इंडोनेशिया और अलग अलग कंट्री में फेमस रहे थे। पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा कि वर्ड्स जो कि पूरे यूरोप में बड़े फेमस रहे थे इंडिया के क्लॉथ के बारे में, कि कैसे इंडिया के क्लॉथ के बारे में जो है लोग इतनी बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते थे कि इंडिया क्लॉथ जो है पूरा वर्ल्ड फेमस है। कैलिको वर्ड के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि कैलिको किस लिए फेमस हो गया, कि अरब के मर्चेंट जब मसलिन लेकर हमारे कालीकट के पोर्ट पर आते थे, और यूरोप के लोग हमारे कैलिको पोर्ट से बहुत सारा सामान, कॉटन टेक्सटाइल खरीद कर ले जाते थे, तो कैसे कैलिको पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में फेमस हो गया था और हमें एडवांस में ऑर्डर मिलते थे। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 98 वैरायटीज़ की कॉटन क्लॉथ की वैरायटी के पहले ऑर्डर हमें मिल गए थे, सिल्क वैरायटी के ऑर्डर हमें मिल गए थे, जिनका साइज़ भी हमने पिछली बार डिस्कशन किया था कि कैसे 20 यार्ड लॉन्ग्स एंड 1 यार्ड जो वाइड रेंज में इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस किए थे। ओके, एक ऑर्डर बुक का पेज पिछली बार हमने देखा भी था जो 1730 में यहाँ दिया था। ओके, इस ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे कपड़ों के साइज़ यहाँ मिलने वाले थे। ओके, और लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा कपड़ों के ऑर्डर यहाँ पर बने हुए थे। ठीक है, मिले हुए थे। जामदानी वर्क जो यहाँ दिखाया गया, इसके बारे में पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि जामदानी एक मसलिन के कपड़े पर एक फाइन डेकोरेटिव मोटिव होता था जो कि किया जाता था, जो कि गोल्ड यानी गोल्डन कलर का थ्रेड, और ज़्यादातर बंगाल में, ढाका में और लखनऊ में काफ़ी फेमस हुआ था। ये यूनाइटेड प्रोविंस में भी काफ़ी फेमस ये रहा था। ओके, तो ये जामदानी वर्क बहुत ही बेहतरीन फाइन ग्रे एंड वाइट कपड़े पर डेकोरेटिव मोटिव किए जाते थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त होते थे। ओके, फिर लास्ट टाइम हमने बंधाना के बारे में पढ़ा था कि कैसे बंधना, गले में चुन्नी डालने के लिए किस तरह के कपड़े का यूज़ किया जाता था। बहुत ही फाइन क्वालिटी का ही कपड़ा होता था बंधना, जो कि गले में डालने के लिए काम में लिया जाता था। कितना बेहतरीन डिज़ाइनिंग, कितना बेहतरीन कलर कम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया जाता था। ठीक है, और नीचे देखिए कि बंधाना डिज़ाइन एक और यहाँ दिखाया गया है जिसको ओढ़नी कहते हैं, सिर पे ओढ़ने की ओढ़नी होती थी। ये भी बहुत ज़बरदस्त कारीगरी यहाँ की थी, कलर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है, और ये ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरीज की जाती थी। ओके, और आज हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट। ओके, पार्ट नंबर 2। ओके, ये देखिए, आई थिंक आपको ये पार्ट 2 बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको, नॉलेजफुल चीज़ें आपको मिलेंगी और नॉलेज इंक्रीज होती चली जाएगी। ये देखिए, ध्यान से हम इसको पढ़ते हैं। इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय उद्योग, कपड़ा उद्योग और यूरोपियन मार्केट, यूरोप के मार्केट में किस प्रकार पोजीशन थी। तो देखिए, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच तक इंडिया के टेक्सटाइल इतने पॉपुलर हो चुका था, इंडिया का कपड़ा इतना पॉपुलर हो चुका था कि इंडिया का वूल, सिल्क जो मेकर्स होते थे, इंडिया कपड़ा इतना फेमस हो गया था कि इंग्लैंड के जो वूल और सिल्क मेकर होते थे उनको टेंशन बनने लगी थी।
मतलब कि देखा जाए तो उनके दिमाग में इस तरह की टेंशन बनने लगी थी और वो प्रोटेस्ट करने लगे थे कि इंडिया का कपड़ा इंपोर्ट होके इंग्लैंड में कम से कम ना आए। मतलब कि इंग्लैंड के जो वहाँ के जो वर्कर्स थे जो बना रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इंडिया के कपड़ों का। और इंडिया के कपड़ों का प्रोटेस्ट करते हुए, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का प्रोटेस्ट करते हुए आखिरी में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाकर 1720 में कैलिको एक्ट लगवाया। ये देखिए कैलिको एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर वहाँ के इंग्लैंड के वर्कर्स ने प्रेशर बनाया, ओके। और फिर वहाँ पर इंडिया के आने वाले प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल पर उन्होंने एक्ट लगवा दिया, जिसको कैलिको एक्ट हम कहते हैं, कि इंडिया से आने वाला कोई भी कपड़ा, कैलिको मार्केट से आने वाला कोई भी कपड़ा इंग्लैंड में बिकना नहीं चाहिए, ठीक है। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन, कि उस समय इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जस्ट शुरू ही हुई थी। आई थिंक 1730 में वहाँ पर मशीनों से काम होने लगा था। तो जब इंग्लैंड में ये चीज़ डेवलप होने लगी तो इंडिया का कपड़ा पहले बैन किया जाना बहुत ज़रूरी था। अगर इंडिया का कपड़ा बैन नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली इंग्लैंड के लोग कुछ भी बेच नहीं पाएंगे, ओके। तो इसीलिए वो कैलिको एक्ट लगाया गया था। कैलिको एक्ट का मतलब फिर बता रहा हूँ कि इंडिया के केरला पोर्ट से जो कालीकट बंदरगाह था, वहाँ से जो कैलिको यानी कि जो कॉटन के कपड़े उठाए जाते थे उसको यूरोप में कैलिको कहते थे। और इंग्लैंड के लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया से आने वाला वो कॉटन कपड़ा जिसको कैलिको कहते हैं वो इंग्लैंड में बिके, क्योंकि जब तक इंडिया का कपड़ा बिकता रहेगा इंग्लैंड का कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल नहीं हो पाएगा, कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, ओके। इसीलिए कैलिको एक्ट लगाना पड़ा, ओके। फिर देखिए एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जस्ट बिगन डेवलप्ड इन इंग्लैंड के अंदर जस्ट डेवलप ही हुई थी। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, कि इंडिया के कपड़ों से वो मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए इंग्लिश प्रोड्यूसर एक ऐसा मार्केट चाहते थे, वांटेड सिक्योर मार्केट इन कंट्री, कि इंग्लैंड की कंट्री में एक ऐसा मार्केट चाहते थे जो कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का या इंडिया के टेक्सटाइल कपड़ों का वो रोक लगाए, कि इंडिया का टेक्सटाइल यहाँ पर ना पहुँच पाए, ताकि हम अपना जो है ट्रेड कर सके। फर्स्ट ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जब पहली बार वहाँ पर गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में कैलिको इंडस्ट्री वहाँ पर जो है न्यू कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री उन्होंने डेवलप की, कि मतलब देखो नकल भी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कमाल की बात है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम वहाँ पर कैलिको एक्ट तो लगाया, ओके। और वहाँ पर एक नई कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री शुरू कर दी गई। जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये कैलिको इंडस्ट्री जो शुरू की गई थी वो इंडिया के जो नाम को यूज़ करते हुए कर रही थी, ठीक है। मतलब कि इंडिया के कपड़ों की नकल करते हुए उन्होंने एक नई टाइप की कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वहाँ पर शुरू कर दी थी, जो इंग्लैंड की प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही थी। इंडियन डिज़ाइन, भारतीय डिज़ाइन में बने हुए कपड़े नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड के अंदर अब भारतीय डिज़ाइन के हुए कपड़े बेचे जा रहे थे। इंडिया से आने वाले कपड़ों को तो बैन कर दिया और इंडिया के कपड़ों की नकल करके वो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री तैयार करके वहाँ पर कपड़े बेच रहे हैं। मतलब कितने, मतलब एक अजीब ही टाइप के लोग वो थे, क्योंकि उनको खुद को तो बनाना नहीं आता था, इंडिया के कपड़ों की नकल करके वहाँ पर वो बेच रहे हैं। बड़ा अजीब माहौल था। तो वाइट मसलिन इंडिया से मंगवा लेते थे, वाइट प्लेन अनब्लीच इंडियन क्लॉथ वहाँ से उनके ऊपर कैलिको का जैसा मोहर लगाकर कैलिको जैसा बनाकर उसको बेचा जा रहा था, मतलब कि नकल कर रहे थे इंडिया के कपड़ों की। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड ए सर्च फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंग्लैंड, कि इंडियन टेक्सटाइल का मुकाबला करने के लिए एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत ज़रूरी था। 1764 में इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी बनी, जिसे जॉन के ने इन्वेंट किया। जॉन के एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर था जिसने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया, और इसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिशनल स्पिंडल्स को चेंज करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया। मतलब कि पुराने तरीके से जो कपड़े बना रहे थे उनको चेंज करके नई टाइप की नई मशीनों का यूज़ करके, जो है स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनों का यूज़ करके कपड़ों को बनाने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम होने लगा। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन वैसे जॉन के ने किया था, लेकिन बाद में जेम्स हरग्रीव्स ने इसको इम्प्रूव भी किया था, ओके। जेम्स हरग्रीव्स ने इसको इम्प्रूव किया था। द इनोवेशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट, रिचर्ड ऑकराइट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया 1786 में, और फिर बाद में उसे जो है 1881 के आसपास जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव किया था, जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव किया, ओके। तो ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होने लगा था। तो नई मशीनों का यूज़ करके इंग्लैंड अब नए टाइप का प्रोडक्शन करने लग रहा था।
क्लोथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वालिटी एंड चीपली टू, कि बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड में बड़े लेवल पे कपड़े बनाए जा रहे थे और वो सस्ते भी हो रहे थे। ठीक है, तो देखो कंपटीशन में इंग्लैंड उतर चुका था, लेकिन फिर भी इंडिया के कपड़ों का मुकाबला वो नहीं कर सकता था, वो डरता था। डर के मारे ही इंग्लैंड के लोगों ने कैलिको एक्ट 1720 में लगवाया। हाउएवर फिर भी इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू डोमिनेटेड, इंडिया के कपड़े फिर भी डोमिनेट करते रहे इंडिया की मार्केट में, और वर्ल्ड ट्रेड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। एंड ऑफ 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां भारत में आती रही और बड़े लेवल पे व्यापार भी करती रही। जहाँ तक मेरा आइडिया, यहाँ पर डच, फ्रेंच और इंग्लिश बहुत बड़े लेवल पे यहाँ से कपड़े खरीदकर बहुत बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पर यूरोप में कमाते थे। दीज कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर, कि ये कंपनियां डच, इंग्लिश, डैनिश सारी कंपनियां आकर इंडिया में कॉटन और सिल्क के कपड़े खरीद कर यहाँ से ले जाती थी और फिर उसकी पेमेंट यहाँ सिल्वर कॉइन में किया करते थे। आगे देखिए, बट एज यू नो व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जब पावर हासिल की, याद है आपको 12 अगस्त को 1765 में ब्रिटिशर्स को बिहार, बंगाल, ठीक है, और बंगाल के अलावा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में दीवानी राइट मिल गया था। क्या मिला था? दीवानी राइट। दीवानी राइट उनको मिल गया था। जब दीवानी राइट मिला तो उसके बाद वो पावरफुल होते चले गए। इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स, जब वो दीवानी राइट हासिल कर लेते तो उन्हें बहुत महंगी यानी कि जो प्रीशियस मेटल यानी कि सिल्वर जैसी चीज़ें देने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इंडिया से टैक्स कलेक्ट करके इंडिया से ही उन्होंने कपड़ा सस्ता खरीदा। मतलब कि आपने देखा होगा सेकंड चैप्टर में ट्रेड टू टेरिटरी में हमने पढ़ा था कि कैसे वो लोग, या रूलिंग कंट्री साइड थर्ड लेसन में हमने पढ़ा था कि कैसे वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर बहुत बड़े पावरफुल कंपनी बनने लगे थे और इंडिया का टैक्स कलेक्ट करके इंडिया से ही वो रॉ मटेरियल खरीद कर फिर इंग्लैंड भेज रहे थे। मतलब कि इंडिया के अंदर उन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स को बचाना शुरू कर लिया और इंडिया से लिया गया टैक्स ही इंडिया के रॉ मटेरियल उसी इंडिया के लिए वो टैक्स से खरीदना शुरू कर दिया। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यू, वो यहाँ से पैसा लेते थे पीजेंट से और ज़मींदार से, इंडिया में फिर उसको यूज़ करते थे इंडियन टेक्सटाइल को ख़रीदने में और फिर यूरोप में जाके बेचते, डबल मुनाफा कमाते। ज़बरदस्त क्लेवर, मतलब कि देखो चालाकी कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि इंडिया से टैक्स लेंगे और इंडिया के टैक्स से इंडिया के कपड़े खरीद कर यूरोप में डबल मुनाफा कमा लेंगे। ज़बरदस्त तरीके से देखो दिमाग लगाया गया है। तो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया की टेक्सटाइल का पूरे वर्ल्ड में खौफ था, लेकिन बाद में इंग्लैंड वालों ने बड़ी चीटिंग करके इंडिया के टेक्सटाइल को डाउन करना शुरू कर दिया। नई नई टाइप की मशीनें यूज़ की गई। स्पिनिंग जेनी के बारे में तो ये कहा जाता है एक ऐसी मशीन थी जो धागों को बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से कर सकती थी। स्पिनिंग जेनी जब 1764 में इंग्लैंड की फैक्ट्री में जब यूज़ की गई तो इंग्लैंड की बहुत सारी औरतों ने भी, जो कि कॉटन की फैक्ट्री में काम किया करती थी, उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी किया था और स्पिनिंग जेनी मशीनों की तोड़ फोड़ भी की थी। जब आप 10th में जाओगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अब देखो स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में यहाँ दिखाया भी है। स्पिनिंग जेनी मशीन, ए मशीन बाय विच सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल ऑन विच थ्रेड वाज स्पून, की एक स्पिनिंग जेनी ऐसी मशीन जो 1764 में जिसे जॉन के ने तैयार किया और फिर इम्प्रूव करने वाला जेम्स हारग्रीव्स था। कौन था? जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, याद रखना 10th में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि किसने इसको स्पिनिंग जेनी को इम्प्रूव किया था। इन्वेंट करने वाला जॉन के जरूर था, लेकिन स्पिनिंग जेनी को इम्प्रूव करने वाला जेम्स हारग्रीव्स था। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद में जो है काम तेज़ी से होने लगा, धागों का काम काफ़ी तेज़ी से होने लगा। ओके, लेकिन स्पिनिंग जेनी को इंग्लैंड में शुरुआत में पसंद नहीं किया गया था। ओके, अब देखिए नीचे फिगर नंबर 7 दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यू है ये, ठीक है, एक व्यू है, कोचीन का व्यू है ये, कोचीन साउथ में ये दिखाया गया है। ओके, फिगर नंबर 7, ए सी व्यू डच सेटलमेंट कोचीन 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी में, ठीक है, ए सी व्यू
एक समुद्र का सीन डच सेटलमेंट कोचीन में दिखाया गया है, क्योंकि कोचीन में डच कंपनी वालों ने ही सेटलमेंट किया था और 17वीं सेंचुरी में ये काफ़ी फेमस हो गया था कोचीन एरिया। कोचीन यानी कि जो केरला में है, काफ़ी फेमस पोर्ट था। एज यूरोपियन ट्रेड एक्सपेंड, जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेड बढ़ता गया, ट्रेडिंग सेटलमेंट वर इस्टाब्लिश एट ए वेरियस पोर्ट, कि अलग अलग पोर्ट पे यूरोपियन सेटलमेंट बढ़ने की वजह से ट्रेड भी बढ़ने लगा। डच सेटलमेंट कोचीन में हो गया था बहुत बड़े लेवल पे। केम अप 17वीं सेंचुरी, कि 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन और बहुत ज़्यादा बस्तियाँ ये बसाने लगे थे। जहाँ तक मेरा आइडिया, डच कंपनीज़ ने कोचीन में जो है बड़े लेवल पे सेटलमेंट कर दिया था। ओके, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पेज पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है मेजर सेंटर ऑफ वीविंग लेट 18वीं सेंचुरी में यहाँ पर बनने लगे थे। मेजर सेंटर ऑफ वीविंग, ओके, ये यहाँ पर लगा दिए गए थे। और मेन सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पंजाब में, लाहौर में अलग अलग वीविंग सेंटर थे। यहाँ पर आप देखिए एक ये स्टार टाइप का शेप यूज़ किया गया वाइट प्लेन कपड़े के लिए। इस तरह का प्लस यूज़ किया गया है चेक और स्ट्रिप्स के कपड़ों के लिए। छिंट के लिए इस तरह का स्क्वायर यूज़ किया गया और ट्रायंगल सिल्क के लिए यूज़ किया गया। तो ये अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करके पूरे भारत में इंडिया के टेक्सटाइल उद्योग को दिखाना चाहता है कि कहाँ कहाँ पर ये मार्केट डेवलप हुए हैं। ओके, तो देखिए लाहौर पंजाब में तीनों ही टाइप की हैं, सिल्क भी है, प्लेन भी है। ठीक है, देखिए हमने जो सिंबल यूज़ किए प्लेन वाइट और चेक के कपड़े। तो चेक के कपड़े यहाँ लाहौर पंजाब में खूब बनते थे। एक ये समाना एरिया, सरहिंद एरिया बड़ा फेमस रहा, दिल्ली बड़ा फेमस रहा, आगरा, जयपुर, सांगानेर। ठीक है, एक पाटन एरिया बड़ा फेमस रहा, अहमदाबाद बड़ा फेमस रहा। ओके, अहमदाबाद बहुत ही फेमस एरिया रहा था। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में दिखाया गया पूरा। और सिरोंज एरिया भी बड़ा फेमस रहा था, बनारस एरिया बड़ा फेमस रहा, पटना एरिया बड़ा फेमस रहा, बंगाल में कलकत्ता बड़ा फेमस रहा, ढाका जो वेस्ट इसमें बांग्लादेश में आजकल पड़ता है वो भी बड़ा फेमस रहा। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, ठीक है, पटाबोली, पुलिकट, मद्रास, पौंडीचेरी, नागापट्टनम, ये काफ़ी बड़ा फेमस एरिया रहा था। ठीक है, कोरोमंडल कोस्टल एरिया में, मदुरा एरिया में, इधर गल्फ ऑफ कम्बात, सूरत, ठीक है, और ये बुरहानपुर, ये सारे एरिया बड़े फेमस रहे थे जो कि अलग अलग टाइप के कपड़ों के लिए बड़े फेमस रहे थे। अब देखिए इस फिगर को हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। वीविंग सेंटर 1500 से 1750 के बीच में यानी कि 250 साल में अलग अलग सेंटर कौन कौन से थे। इफ़ यू लुक एट द मैप, आपने मैप को ध्यान से देखा, टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफ़ी बड़े लेवल में कॉन्सेंट्रेट हो गया था। 4 रीजन एरिया अर्ली 19वीं सेंचुरी में बड़े बड़े 4 बड़े एरिए थे। बंगाल एक मेन पोर्ट के रूप में, इसके अलावा बंगाल के अलावा आप देख सकते हैं बंगाल के अलावा एक ये ईस्टर्न बंगाल जो आजकल की जो बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ पर भी काफ़ी फेमस टेक्सटाइल सेंटर रहे हैं 18वीं सेंचुरी के आसपास। फेमस मलमल का कपड़ा, जामदानी जो कपड़ा था यहाँ पर बड़े फेमस रहे हैं, मलमल और जामदानी। यहाँ काफ़ी लोग वीविंग करते थे इस चीज़ की। ठीक है, और भी बंगाल के अलावा और भी जैसे पंजाब का एरिया, 4 बड़े सेंटर मैंने बताया, एक तो भाई लाहौर पंजाब एरिया, एक ये बॉम्बे वाला एरिया, एक गुजरात का एरिया, एक बंगाल का एरिया, एक ये साउथ का एरिया, मद्रास का एरिया। 4 बड़े एरिया थे जहाँ पर बड़े लेवल पे कपड़ों का कारोबार होता था। ठीक है, जैसे एक ये कोरोमंडल कोस्टल एरिया में दिखा रहा है मद्रास का एरिया, और आंध्र प्रदेश ये भी एक बहुत बड़ा फेमस एरिया था, और वेस्टर्न कोस्टल एरिया में गुजरात। ठीक है, देखिए गुजरात का एरिया दिखाया गया यहाँ पे, आप देख सकते हो गुजरात, और ये आंध्र प्रदेश, और ये ईस्टर्न बंगाल, और ये बंगाल। ये 4-5 सेंटर बड़े फेमस थे जहाँ पर मलमल जामदानी के कपड़े कोरोमंडल कोस्टल के आसपास काफ़ी फेमस रहे थे। ओके, तो इंडिया एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है कपड़ों के मार्केट के रूप में, बहुत ही ज़बरदस्त सेंटर के रूप में रहा है। अब जरा देख लेते हैं कि हु वर वीवर्स, कि यहाँ पर बुनकर कौन कौन थे। अलग अलग एरिया के बुनकर के बारे में बात करेगा, अलग अलग एरिया के वीवर्स के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि कौन कौन एरिया में कौन कौन वीवर्स यहाँ फेमस रहे। तो देखो, वीवर ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज़, वीवर ज़्यादातर अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दैट स्पेशलाइज इन वीविंग, जो वीविंग में बड़े स्पेशलाइज थे। देयर स्किल वॉज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उनका स्किल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता रहता था। मतलब उनके पूर्वज जो काम करते थे उनके बच्चे भी वही काम करते थे। देखो, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन का मतलब कि जो उनके पूर्वज जो काम करते थे वही वो आगे वाली जनरेशन करती रहती है।
तो अब ये बुनकर उद्योग दिखाए गए कि कैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के बुनकर हुआ करते थे। तांती वीवर बंगाल के बड़े फेमस थे। तांती वीवर कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 1854 में जब कॉटन मिल लगाई और उसके बाद 1855 में रिसरा वेस्ट बंगाल में उन्होंने जूट मिल का शुरुआत किया, 1861 में अहमदाबाद और फिर 1862 में कानपुर और 1874 के आसपास वो साउथ मद्रास की तरफ बढ़ गए। तो जब इतनी सारी फैक्ट्री लगाई तो यहाँ के लोकल वीवर लगभग बर्बाद होते चले गए, जिसमें से एक तांती वीवर बंगाल के बड़े फेमस है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में फिगर नंबर 9 में देख भी सकते हैं कि तांती वीवर जो बंगाल के हैं, जिसको किसी बेल्जियन पेंटर ने सोल्विन ने 1790 में उसको पेंट किया है। तो देख सकते हैं आप ये तांती वीवर बंगाल में किस तरह का वीविंग का काम कर रहे हैं। यहाँ तकलियों और पुल्लियों के सारे कपड़ा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये तांती वीवर हो बंगाल, पेंटेड बाय बेल्जियन पेंटर सोल्विन। उसने 1790 में ये पेंटिंग बनाई थी। तांती वीवर हेयर इज एट वर्क इन द पिट लूम। वो एक पिट लूम तैयार कर रहे हैं, कपड़ा तैयार कर रहे हैं, और ये पिट लूम बड़ी फेमस है। यहाँ पर लूम का मतलब कपड़े का थान होता है बेटा, ये ध्यान रखना। कई बार कपड़े की दुकानों पे आप देखोगे हैंडलूम और पावर लूम लिखा होता है। तो देखो, जो कपड़ा बिजली की मशीनों से तैयार किया गया उसके लिए वो पावर लूम का वर्ड यूज़ करते हैं। और जो कपड़े मोटे खद्दर जैसे कपड़े, जैसे कंबल होती है या दूसरे खेस टाइप के कपड़े होते हैं, जो कि सर्दियों में हम शॉल वगैरह खेस वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो हैंडलूम होते हैं। कई बार दुकानों पे दोनों ही टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, पावर लूम और हैंडलूम। लूम का मतलब यहाँ पर कपड़े का थान है, जिसमें से हम शर्ट का कपड़ा या पैंट का कपड़ा कटवा लेते हैं और उसके बाद दर्जी से उसको सिलवा लेते हैं, मतलब कि टेलर से सिलवा लेते हैं। तो लूम का मतलब कपड़े का थान। अगर कपड़े का थान हाथ से बनाया गया तो वो हैंडलूम है, और कपड़े का थान अगर बिजली की मशीनों से तैयार किया गया तो वो पावर लूम है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये लेसन काफ़ी नॉलेज आपको देने वाला है। तो तांती वीवर तो बंगाल के ज़्यादातर हाथों से ही कपड़े बनाते थे। तो अब क्या कहोगे तांती वीवर के बारे में, कि वो हैंडलूम तैयार करते थे। इज़ दैट क्लियर? क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड, ओके। तो देखिए, बंगाल के तांती वीवर के अलावा अब जुलाहा और मोमिन। जुलाहे और मोमिन तो आज भी इंडिया में पाए जाते हैं। जो पुरानी साड़ियाँ जो लेडीज़ों की बच जाती है, तो कई बार साड़ियों से या फिर पुरानी चुन्नियों से कई बार दरी और गलीचे बनाए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा पायदान बनाते हैं कई बार। तो वो जुलाहे आज भी पूरे नॉर्थ इंडिया में और मोमिन यहाँ पर वो बुनकर पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो स्वेटर बुनने का काम भी आजकल बहुत क्रेज़ पे है। हाथों से स्वेटर बनाई जाती है, काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं, सलाइयों के सहारे से वो बनाते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में मम्मी पापा को या मम्मी को बनाते हुए, दादी को बनाते हुए, कई बार स्वेटर बनाते हैं, तो वो वीवर्स का वर्क होता है वो सारा। ठीक है, अब देखिए, नॉर्थ इंडिया के अलावा साउथ में सलियार, ये साले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये सलियार ग्रुप के लोग हैं। और कोई कोलार, जो कि साउथ में पाई जाती है, एक दिवांग कम्युनिटी। ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं कि तांती वीवर्स कहाँ पाए जाते हैं बंगाल में, जुलाहे और मोमिन कहाँ पाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, साले और कोई कोलार और देवांग कहाँ पाए जाते हैं साउथ इंडिया में। तो ये अलग अलग वीवर कम्युनिटी थी जो अलग अलग भारत के एरिया में पाई जाती थी, और ये कम्युनिटी बड़ी फेमस रही है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, कि जो इन कपड़ों को बनाने की जो सबसे पहला काम होता था वो धागा बनाने का काम। ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन, ये धागे बनाने का काम, स्पिनिंग करने का काम ज़्यादातर वुमेन करती थी। किसान कॉटन उगाता है, कॉटन यानी कि जो रुई यानी कि जो कपास उगाता है, कपास को बीनने के बाद पोर्ट में बंद करके फिर कपास को फिर बीना जाता है। पिनिंग का काम क्या होता है, उसके अंदर से बीज निकाले जाते हैं। पहले कपास से बीज निकालकर कपास को अलग कर लेते हैं, रुई अलग कर लेते हैं। जो बीज होते हैं उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में काकड़ा कह सकते हैं। उस काकड़े को फिर बाद में गाय और पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है। काकड़े की खल वगैरह भी बना लेते हैं। आई थिंक आप लोग जानते होंगे इनके वर्ड के बारे में। फिर उसके बाद में बिनोला भी उसको कह सकते हैं। इसके अलावा जब वो रुई तैयार हो जाते हैं तो गीले पानी से उसको धागा तैयार किया जाता है। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में धागा तैयार करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर होते थे, लेकिन कंडीशन यहाँ नॉर्थ इंडिया में है नहीं, क्योंकि यहाँ गर्म मौसम होता है और गर्म मौसम में धागे तैयार नहीं किए जा सकते। तो धागे तैयार करने का काम ज़्यादातर मुंबई और गुजरात में ही होता है। ठीक है, तो पहला काम हो गया स्पिनिंग का, यानी कि धागा तैयार करना। दूसरा काम होता है वीविंग का, उन धागों को लेकर फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं। फिर तीसरा काम होता है यहाँ पर उस कपड़े के बने हुए धागे से बने हुए कपड़े को कलर करना, मतलब कि रंगरेज का काम। ठीक है, कलर करने वाला रंगरेज। ओके, और फिर उसके बाद में
उसके ऊपर फिर डिजाइनिंग की जाती थी, जिसको जामदानी वीवर कहते हैं। ज़्यादातर आजकल जो लेडीज़ों के जो ज़्यादातर कपड़े आते हैं, जैसे कि चुन्नी होती है या फिर जैसे कोई जो शादी ब्याह में पहनने वाली जो लुगड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर आप देखो कि गोटे और जो उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसके ऊपर जो लगाए जाते हैं फूल वगैरह, डिज़ाइनिंग की जाती है, वो जामदानी वर्क होता है। तो आज भी जामदानी वर्क पूरे इंडिया में फेमस है, बहुत सारी जगह पर ये किया जाता है। जामदानी का वर्क कभी भी हाथों से नहीं किया जाता, उसको हाथों से ही, मतलब कभी भी मशीनों से नहीं किया जाता, उसको हाथों से ही तैयार किया जाता है। तो देखिए, कपड़े बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले स्पिनिंग का काम हो गया, फिर उसके बाद चरखा और तकली की मदद से उससे स्पिनिंग करके फिर उसके बाद धागे तैयार किए जाएंगे। थ्रेड व स्पून, चरखे और तकली से उसको रोल किया जाएगा। ये ज़्यादातर काम वुमेन्स ही करती हैं। फिर स्पिनिंग कंप्लीट होने के बाद, धागा तैयार होने के बाद, देखिए, ओवर द थ्रेड वाज वुमन बाय द क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर उस धागे से वीवर बुनकर कपड़े तैयार करेंगे। इन मोस्ट कम्युनिटी वीवर्स वाज टास्क डन बाय मैन। जितना भी वीविंग का काम होता था वो मैन ही किया करते थे। कलर टेक्सटाइल, यानी कि कलरफुल कपड़ों को तैयार करने के लिए थ्रेड वाज डायड बाय डायर, कि डायर जो यानी कि कलर करने वाला रंगरेज होता था, वो कपड़ों को कलर करता था। जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसको रंगरेज भी कहा जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े बनाने का काम कितना, मतलब ये प्रोसेस कितना टफ होता था। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ, प्रिंटेड कपड़ों के लिए फिर वीवर्स नीडेड हेल्प टू स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स, कि प्रिंटेड कपड़ों को तैयार करने के लिए मान लीजिए किसी पे कोई फूल का डिज़ाइन बनाना हो या कोई एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाना हो, तो वो ब्लॉक प्रिंटर्स की हेल्प लेते थे। ये ब्लॉक प्रिंटर क्या होते थे? लकड़ी के टुकड़ों पर कार्विंग करके फिर इंक में डुबो के उसके ऊपर ठप्पे लगाते थे। तो जो ठप्पे लगाने के लिए स्पेशलिस्ट होते थे वो ब्लॉक प्रिंटर कहलाते थे। अपनी लोकल लैंग्वेज में उनको चिपीगार कहते थे। तो देखो, कपड़े बनाने के काम में कितने लोगों की हेल्प ली जा रही है। पहले स्पिनर, ठीक है, स्पिनर का हेल्प लिया जा रहा है। फिर स्पिनर के बाद चरखा तकली की मदद से स्पिनर बनाएगा कपड़े और चरखा तकली पर वो रोल करेगा। फिर स्पिनिंग करने के बाद में फिर डाइंग का काम हो गया। फिर वीवर्स आ गए, वीवर के बाद में रंगरेज कलर करने वाला, और फिर छिपीगार उस पर डिजाइनिंग ब्लॉक प्रिंटर यानी कि डिज़ाइन करने वाला। और इस तरह से फिर हैंडलूम वीविंग यानी कि जो हैंडलूम का काम है वो पूरा तैयार हो जाता था। और लाखों लोग इसके ऊपर डिपेंड करते थे, मतलब कि बहुत सारे लाखों लोग, इस तरह के मिलियन लोग जो है इस तरह की कमाई करते थे। लेकिन इंडिया का व्यापार धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। ठीक है, तो आप इस पार्ट में आप देखोगे किस तरह से इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट, यूरोपियन मार्केट काफ़ी फेमस रहा और अलग अलग टाइप की मशीनें आई और किस तरह से धीरे धीरे इन्होंने पूरा कंट्रोल किया इंडियन मार्केट को भी। अलग अलग सेंटर्स हमारे इंडिया के काफ़ी फेमस रहे, उनके बारे में भी हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने वीवर्स कौन कौन से एरिया में कौन कौन से बड़े फेमस थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि भारतीय कपड़ा उद्योग क्यों ख़त्म होता चला गया, उसके बारे में हम काफ़ी पढ़ेंगे। या ओरांग पीपल्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा। और फिर कुछ लोगों के इंटरव्यू भी आपको पढ़ाए जाएंगे कि वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड, लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों की पिटीशन आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। अखबार में भी लोग छापेंगे, जैसे 1828 में बंगाली न्यूज़पेपर में भी काफ़ी बातें छपी थी। ठीक है, कॉटन मिल इंडिया में कैसे आई उनके बारे में बात होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ तक हम चीज़ें पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। पार्ट नंबर 2 में छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे तो आपको काफ़ी जल्दी याद हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें समझ में भी आएंगी। बड़ी वीडियो आप देखते भी नहीं हो, कम देखते हो, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा। ओके, तो पार्ट नंबर 2 में इतना ही। आई थिंक आपको ये लेसन वीवर, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर समझ में आ रहा होगा। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज बढ़े। ओके बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। ओके।